फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की बातें किया करते हैं, शेयर करते हैं और अपने तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जो भी क्रिकेट फील्ड पर हो रहा है या फिर जो भी गतिविधियां क्रिकेट मैदान पर या फिर कोई टूर्नामेंट पर चल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा एक मैच्योरिटी शो करते हुए सारे मीडिया हाउसेस और सारे पत्रकार और सारे जर्नलिस्ट को बहुत ही करारा जवाब दिया है कि उन्होंने अपनी टीम को ना ही केवल बैक किया है बट एक बूस्टअप भी दिया है, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट के इस डिसीजन की वजह से टीम में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता है। जब उनसे सवाल किया गया कि कोहली को क्या ड्रॉप कर देना चाहिए या कोहली की वजह से टीम कॉम्बिनेशन खराब हो रही है, तो उन्होंने यही कहा कि हम आउटसाइड नॉइज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और हमारा मेन फोकस होता है कि अंदर क्या हो रहा है रादर कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर पे हमारा कोई भी फोकस नहीं होता है, हमारा सिर्फ अंदर पे होता है कि वहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी रिफ्ट नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर वहाँ पे रिफ्ट नज़र आती है तो पूरी टीम बिखर सकती है। और नो डाउट रोहित शर्मा ने अपने सारे प्लेयर्स का को बहुत ही अच्छा से बैकअप भी किया और सभी सारे प्लेयर्स को उन्होंने मोटिवेटेड भी किया कि आने वाले जो टूर्नामेंट हैं या जो आने वाले जो मैचेस हैं उन्होंने उन पर फोकस करना है रादर देन किसकी परफॉर्मेंस क्या है और क्या नहीं है। ऑल्दो इंडिया ये 2-1 से ये सीरीज जीत गई, जरूर कुछ ना कुछ वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और जो कि आगे चल करके उन्हें करेक्ट करने होंगे इंडियन टीम और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में। जैसा कि कपिल देव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि विराट कोहली को टीम से ड्रॉप हो जाना चाहिए या फिर उनको रेस्ट करना चाहिए, तो उसी के ऊपर मीडिया ने सवाल किया कि क्या आपको ऐसा लगता है, तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि हमें बाहर के नॉइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है हम उस पर फोकस करते हैं। मतलब कि उनको साफ कहना था कि हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं, रादर रिजल्ट्स पे हमारा फोकस नहीं होता है। रिजल्ट्स, आप अगर प्रोसेस के ऊपर अच्छा से चलोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को अच्छे से उसको सेटअप करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने ही आने हैं। कभी हार होगी जीत होगी वो अलग पार्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो उससे बेटर रिजल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें हुई रोहित शर्मा के हवाले से। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो श्रीलंका का मैच चल रहा था। जैसा कि मैंने कहा था कि श्रीलंका यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति पे है और डे 3 हमेशा मूविंग डे होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी टीम आगे बढ़ रही है उस मैच को जीतने के लिए। तो उसी क्रम में श्रीलंका जब थर्ड डे पे बैटिंग खत्म की तो ऑलमोस्ट 60-70 रन की लीड थी और वहां से फिर दिनेश चंदीमल ने एक अच्छी इनिंग खेलते हुए लोअर डाउन द ऑर्डर प्लेयर्स या बैट्समैन के सपोर्ट से एक अच्छे हेल्दी टोटल पर पहुंची और तकरीबन 190 रनों की लीड उन्होंने हासिल की, जिसमें से 206 रन तो अकेले चंदीमल ने ही बनाए। हमेशा इनके बारे में कहा जाता था कि पोटेंशियल बहुत है बट ये खुल करके कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते या फिर इनका जो पोटेंशियल पे ये कभी भी खेले नहीं या कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं। तो उन लोगों पर आज दिनेश चंदीमल ने बहुत ही करारा जवाब दिया और श्रीलंका को मजबूत स्थिति में लेकर के आए, जहां से वो जीतने का सोच सकते थे, जहां पे वो इतने हेल्दी लीड्स पे आ गए थे कि हो सकता है उन्हें सेकेंड इनिंग पे बैटिंग करने का मौका भी ना मिले। और जनरली हुआ भी यही। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह 151 रनों पर ढह गई। जो काम ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट में श्रीलंका के साथ किया, श्रीलंका ने उसे सूद समेत उन्हें वापस लौटाया और वही किया उनके साथ, बल्कि उनसे बेटर किया। श्रीलंका को फर्स्ट टेस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने भी आई थी, बट यहाँ पे तो श्रीलंका को बैटिंग भी नहीं मिली और वो टेस्ट मैच ये जीत गए और ये श्रृंखला 1-1 से बराबर हुई। इस टूर्नामेंट से जीतने के बाद से मतलब इस मैच को जीतने से दो फायदे हुए कि ऑस्ट्रेलिया को भी अपने टेस्ट रैंकिंग में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स में उसमें कुछ अंकों का गिरावट भी हुआ और श्रीलंका भी थोड़ा ऊपर रैंकिंग पे आई, जिसकी वजह से अब वो चौथे नंबर पे आ गए हैं। इंडिया उनसे भी नीचे हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। आने वाले सीरीज में ये इंडिया टीम ये लुकआउट जरूर करेगी और उनको पीछे करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंडिया को अब मोस्टली अपने मैचेस सब कॉन्टिनेंट में खेलने हैं। उनका जो अवे टूर होगा वो होगा बांग्लादेश पे, जहाँ पे शायद वो 2 मैच की टूर्नामेंट खेलेंगे और वहाँ पे वो ऑलमोस्ट जीतेंगे ही जीतेंगे। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इंडिया में खेलेंगे 4 मैचों की सीरीज, जिसमें उम्मीद करते हैं कि आसानी से इंडिया ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। तो जब ऑस्ट्रेलिया जब अपनी पारी शुरू की तो
उन्होंने कभी ये नाम भी नहीं सुना होगा जयसूर्या का, प्रभात जयसूर्या का। और उन्होंने 6 विकेट पहले इनिंग में लिया और 6 विकेट दूसरे इनिंग में लिया, दोनों मिलाकर के 12 विकेट उन्होंने झटके इस टेस्ट मैच में, जो कि एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही जवाबदार वाला परफॉर्मेंस थी। यही उम्मीद कर रहे थे श्रीलंका वाले कि हम एक अच्छे स्पिनिंग ट्रैक पिच बनाएं जिसपे हमारे स्पिनर्स को एडवांटेज हो और वो अच्छी परफॉर्म करके मैच को इंडिया श्रीलंका की तरफ एक तरफा कर दे। बट ज़रूरत थी कि श्रीलंका उन टोटल को आसानी से पहुंच सके, उन ऑस्ट्रेलिया के टोटल को आसानी से अचीव कर सके और अचीव करने के बाद कुछ हेल्दी लीड ले सके, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। यही देखते हैं कि श्रीलंका का वर्ल्ड क्रिकेट में उठना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने ये काम करके भी दिखाया। थिक्साना ने 2 विकेट लिए और मेंडिस ने भी 2 विकेट लिए। जो टोटल आप देखेंगे ओवरऑल 10 विकेट स्पिनर्स ने यहाँ पे निकाले और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बैट्समैन वहाँ पे टिक नहीं पाए। स्टार्टिंग सभी को मिले, अब टॉप द ऑर्डर फिंच को देख लीजिए, सॉरी वार्नर को देखिए, लाबुशेन को देखिए और ख्वाजा को देखिए, तीनों को स्टार्ट अच्छे मिले, 20-20, 25-25 रन उन्होंने स्कोर किया, बट कोई भी बड़े लेवल पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया और रन की गति रन इतने नहीं बना पाए कि श्रीलंका को दोबारा बैटिंग करने का मौका भी मिल सके। बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई, एकदम गिरफ्त में बनाकर रखा, एक तरह से घेर के उनको हंट किया गया है और पैट कमिंस की टीम को ये संदेश दिया भी गया है कि आप इंडिया में जब या फिर सब कॉन्टिनेंट में जब खेलने आए तो बिल्कुल तैयारी के साथ खेलने आए, वरना कुछ भी हो सकता है और कभी भी आप ये मैच हार सकते हैं। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की कि उनको फर्स्ट डे पे एक अच्छा लीड मतलब फर्स्ट डे पे उन्होंने अच्छे स्कोर पर पहुँच गए थे, वो उसको उनको डेफिनेटली 450-500 का टारगेट करना था, बट उनकी टीम कोलैप्स हुई, जिसमें जयसूर्या ने 6 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग में भी, और कोलैप्स होने की वजह से वो 350 पौने 400 के अंदर ही वो सिमट कर रह गए, जहाँ पर उन्हें 450 का मिनिमम जाना था। अगर वो 450 पे जाते तो डेफिनेटली मैच उनके फेवर में आ जाता और श्रीलंका इस तरह से बैटिंग नहीं कर पाती जिस तरह से वो अभी करके गई है। तो श्रीलंका ये मैच इजीली जीत गया था। वहीं दूसरे और जो मैच कल हुई थी वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश की वनडे, जो कि बारिश की वजह से 41 ओवर का मैच रह गया था। इसमें वेस्ट इंडीज़ की बहुत ही बड़ी कोलैप्स हुई और शायद 140 के आसपास वो सारे ऑल आउट हो गए और ये टोटल ईजिली, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये टोटल ईजिली चेस कर लेना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ने 4 या 5 विकेट लॉस करके ये स्कोर पर पहुंचा और मैच को अपने गिरफ्त में लिया और ये सीरीज में 1-0 से ऊपर गई। तमीम इकबाल इस टीम के कैप्टन हैं। मुझे बांग्लादेश के क्रिकेट में जब लगता है कि कुछ प्लेयर्स का बहुत बड़ा दबदबा है, जो कि उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे शाकिब उल हसन हो गए, कभी वो खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, तो उससे क्या होता है टीम का बैलेंस कभी बन नहीं पाता, क्योंकि साकिब ऑलराउंडर है, साकिब उल हसन ऑलराउंडर हैं, तो वो अगर बाहर जाते हैं तो उनके जगह पे बैट्समैन और बॉलर दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसका एक भरपाई उनको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे साकिब अल हसन भी ओल्ड होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से 2023 का वर्ल्ड कप उनका लास्ट होगा, उसके बाद वो भी रिटायरमेंट की ओर जाएंगे और लीग्स ही क्रिकेट खेलेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है उनके बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल को, तो उतना समय वो नहीं दे पाएंगे। तो मुशफिकुर रहीम हो गए जो उनके विकेट कीपर है, हमेशा कभी ना कभी इंजर्ड रहते हैं और उसकी वजह से टीम को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये हुई आपकी वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश मैच के बारे में। उसी के बाद अब कल से फ्रेंड्स हमारे यहाँ इंडिया और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाले हैं मुझे लग रहा है, और मेरी ये गट फीलिंग थी कि विराट कोहली, मतलब ऐसा सेंस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इट्स कमिंग नाउ, मतलब विराट कोहली की सेंचुरी बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे या 2-3 स्ट्रोक्स उन्होंने लगाया, मैं देखता हूँ प्लेयर का फ्रेम ऑफ माइंड या उनके स्ट्रोक्स कैसे चल रहे हैं। अगर वो स्ट्रोक्स सही चल रहे हैं, विराट कोहली का दिमाग का मसला मुझे लग रहा है, रादर मेंटली वो ज़्यादा प्रेशराइज्ड है, रादर उनके स्किल पे या रादर उनके टेक्निक पे कोई फॉल्ट है। तो विराट कोहली का मुझे लग रहा था कि इस सीरीज़ में 1 या 2 सेंचुरी आएगी, बट बैड न्यूज़ ये सुनकर सुनने में आ रही है कि विराट कोहली इंजर्ड हो गए हैं थर्ड T20 में, और शायद एंकल इंजरी हुई है उन्हें, जिसकी वजह से हो सकता है वो कल का मैच ना खेले। अगर वो ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए एक सेटबैक होगा, बट इंडिया को घबराना नहीं है, क्योंकि उनके पास बैकअप, हर प्लेयर का एक ना कोई बैकअप उन्होंने रेडी रखा हुआ है। तो विराट कोहली अगर बाहर जाएंगे
तो श्रेयस अय्यर को मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर वैसे अगर विराट कोहली खेलते हैं तो भी उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी यूटिलिटी के हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि उनकी जगह पे वही सूट करेंगे। तो इंडियन टीम की प्रोबेबल के ऊपर मैच जो कि ओवल में होना है, और यहाँ पे बहुत बारिश का अनुमान होता है, लेकिन कल मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और खेल अच्छी होने की उम्मीद है। पिच भी बहुत ही अच्छी है, जो कि बॉल जो है वो बैट पे अच्छे तरीके से आएगी, और एक बैटिंग पैराडाइज विकेट है ये। तो इंडिया की जो प्रोबेबल 11 मुझे लग रही है, जो होनी चाहिए, जो बेस्ट मुझे लग रही है, पहला तो वो लग रहा है कि रोहित शर्मा होंगे, शिखर धवन होंगे। अगर विराट कोहली फिट है तो विराट कोहली 3rd नंबर पे 100% होने चाहिए। 4th नंबर पे आपके आएंगे सूर्य कुमार यादव। 5th पे आने चाहिए ऋषभ पंत को। 6th पे आपके हार्दिक पांड्या होने चाहिए। 7th पे जडेजा होना चाहिए। 8वें नंबर पे रादर या तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए बॉलिंग की कारकर्दगी को देखते हुए, या फिर शार्दुल ठाकुर को पे जाना चाहिए। तो इससे शार्दुल ठाकुर आने से बैटिंग भी थोड़ी मजबूत होगी इंडिया की। नंबर 8 तक उनकी बैटिंग लाइनअप होगी। दोनों में से एक को खेलना चाहिए, लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को फेवर करूंगा, क्योंकि उनकी जो बॉल जो राइज होती है ना पढ़ने के बाद, वो मतलब आज के डेट में बहुत कम बॉलर को मैंने देखा जिसकी बॉल राइज होती है। मैंने मार्कोस जॉनसन को देखा जिसको पढ़ करके हिट, उनके हाइट की वजह से पढ़ करके हिट होती है और राइज करती है, और दूसरा मैं प्रसिद्ध कृष्णा को देखता हूँ कि उनकी बॉल पढ़ करके हिट होती है और राइज होती है, तो वो खेलने चाहिए। उसके बाद मोहम्मद सामी आएंगे, आपके युजवेंद्र चहल होंगे और बुमराह होंगे। ये 11 प्लेयर सेटल होते हैं। अगर विराट कोहली फिट नहीं है तो श्रेयस अय्यर को आना चाहिए उनकी जगह पे। श्रेयस अय्यर भी अच्छे बैट्समैन है। मुझे लगता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। कभी न कभी ये चीज़ वो सीखेंगे 4 मैच 5 मैच के बाद, और वो ये फ्लॉ से ऊपर निकल जाएंगे। सभी प्लेयर्स का आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रेयस अय्यर को आ रहा है। मैंने सुरेश रैना को देखा है, मैंने सौरव गांगुली को देखा है स्ट्रगल करते हुए शॉर्ट बॉल्स पे। मैंने राहुल द्रविड़ को उतना तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ कभी कभी मैंने देखा है उन्हें भी, कि वो भी स्टार्टिंग में जब आए थे तो स्ट्रगल करते थे, तो उन्हें देखा है। वीरेंद्र सहवाग को देखा है शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हुए। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, कोई ना कोई फ्लॉज आपका होता है। विराट कोहली का भी फ्लॉज था कि वो आउटसाइड ऑफ स्टंप के जो बॉल्स होते हैं उनको बाउंड्री हिट करने के लिए, कवर ड्राइव लगाने के लिए वो एज हो जाती थी उनकी। तो ये सब चलता रहता है, बट हाँ लंबे समय के लिए आपको अगर इंडियन टीम का पार्ट रहना है तो आपको अपने वीकनेस पे वर्क आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू देख रहा था, तो एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे जब संजय मांजरेकर ने उनसे पूछा कि आज के सूर्य कुमार यादव और 10 साल पहले के सूर्य कुमार यादव का आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि पहले मैं अपने गेम को समझता नहीं था, जब मैं अपने गेम को समझा और जब मुझे पता चला कि मेरी वीकनेस क्या है, तो ऑफ डेज में मैं उन वीकनेस पे वर्क करने लगा। क्योंकि पहले वो 1 डायमेंशनल प्लेयर हुआ करते थे और सिर्फ एक ही एरिया में शॉट खेलते थे, तो इससे बॉलर्स को पता चल गया और उनके लिए स्ट्रैटेजी या प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो उस प्लान को ओवरकम करने के लिए, उनसे 2 कदम आगे होने के लिए उन्हें दूसरे डायमेंशन पे खेलना ज़रूरी था। तो उन्होंने अपने ऑफ साइड का खेल को और इम्प्रूव कराया, और इसकी वजह से उन्हें स्कोर करना आसान हुआ, उनके लिए क्रिकेट खेलना आसान हुआ। तो वैसे ही काम आपको श्रेयस अय्यर को भी करके दिखाना होगा कि वो एक अच्छे डिफेंस शॉर्ट बॉल पे अपना इजाद करें, और उसके बाद वो हिट करने पे जाएं। वो अगर हर बॉल को, शॉर्ट बॉल को हिट करने के लिए जाएंगे तो एक बात ना, एक बॉल फंसेगी और वो कैच आउट होंगे, और वो बहुत ही ख़राब दिखता है, बहुत गंदा दिखता है टीवी पे, जब वो हुक मारते हुए या शॉर्ट बॉल को हट करके थर्ड मैन की ओर खेलने के लिए रूम बना करके थर्ड मैन की ओर खेलने की कोशिश करते हैं और उस समय पे आउट होते हैं, तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, और ऐसा लगता है कि ये कोई नौसिखिया है जो कि बैटिंग कर रहा है बैटिंग कर रहे हैं। बट श्रेयस अय्यर नो डाउट क्लास प्लेयर है। लोग उनके बारे में कुछ भी बोलें कि वो विराट कोहली के आउट्स, मतलब उनको आउट करने में, मतलब टीम से आउट करने में उनका बहुत हाथ है और ये है वो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इंडियन टीम यूनाइटेड टीम है और ये प्रोफेशनल टीम है। अप्स एंड डाउन ये वो सब होते रहते हैं, आपको प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बैक करते रहना चाहिए। बात करते हैं इंग्लैंड की ओर तरफ से। इंग्लैंड भी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल से इंग्लैंड बहुत ही लिमिटेड मैच के लिए, शायद 20 या 22 ही मैच अभी तक खेली है वनडे की। उनका मेन फोकस टेस्ट मैच की ओर था,
अपने आप को टेस्ट मैच इम्प्रूव कराना था, लेकिन वहाँ पे वो जब तक जो रूट कैप्टन थे तब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही बेन स्टोक्स और मैकुलम उनकी टीम में वापस आए तो वो दिखना चालू हुआ और वो फ्लो आना चालू हो गया है। तो यहाँ पे कैप्टन आपके जॉस बटलर होंगे। हाँ जॉस बटलर ही आपके यहाँ पे कैप्टन होंगे, और जो इनका कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होगा जो मुझे लगता है प्रोबेबल 11 होने चाहिए। आपके जेसन रॉय सेकंड नंबर पे, आपके होने चाहिए बेयरस्टो, थर्ड पे होने चाहिए आपके जो रूट, चौथे पे आपके होने चाहिए लिविंगस्टोन, पांचवें पे होने चाहिए स्टोक्स, छठवें पे होने चाहिए बटलर। यहाँ पे मैं बटलर का नाम छठवें पे ले रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर बेयरस्टो या रॉय में से जल्दी कोई आउट हो जाता है तो थर्ड पे आप बटलर को भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एग्रेसिव इंस्टिंक्ट चाहिए होगा। जो रूट 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से मुझे लगता है सिर्फ 9 या 10 ही ओडीआई खेले हैं, उन्होंने बिल्कुल भी ओडीआई पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। आपके बेन स्टोक्स ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। हाँ, तो बेन स्टोक्स के बाद जॉस बटलर के बाद आपका मोइन अली होने चाहिए। मोइन अली के बाद आपका डेविड विली बॉलर होने चाहिए। डेविड विली के बाद क्रेग ओवर्टन खेलेंगे यहाँ पे। क्रेग ओवर्टन के बाद पार्किंसन मुझे लगता है स्पिनर के तौर पे यहाँ पे होंगे, डेफिनेटली होंगे। और 11th प्लेयर मुझे जो लगता है रीसी टॉपली होंगे, स्पेशली थर्ड T20 के मैच परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड मैनेजमेंट जरूर चाहेगा कि टॉपली एक लेफ्ट हैंडर, टॉल लेफ्ट हैंडर जो कि हिट द डेक हार्ड और अपने मिश्रण जो करते हैं वो लेकर के आएंगे और इंडियन टीम पे वो भारी पड़ेंगे। तो ये मुझे सेटल्ड प्रोबेबल 11 लग रहे हैं। नंबर्स इंग्लैंड और इंडिया में बैटिंग पे तो दोनों बराबर इक्विवेलेंट लग रहे हैं, बट इंडिया को बॉलिंग में एज है। उनके पास बॉलर्स वो इस लेवल के नहीं है जिस लेवल के बॉलर्स इंडिया के पास हैं ओडीआईज में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एज दूंगा, लेकिन अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है तो इसका एडवांटेज होगा। अगर इंग्लैंड चेस करता है तो फिर इंग्लैंड को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके पास नंबर 7 नंबर 8 तक बैट्समैन है जो कि कोई भी रन रेट से और कोई भी रन को चेस कर सकते हैं। आपको रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स लेने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंग्लैंड हमेशा आप पे हार्ड आएगी और आपको रन रेट का जो प्रेशर होगा वो हमेशा आपको दिखता रहेगा बोर्ड पे। ऐसा नहीं होगा कि 2 विकेट गिर गए हैं तो रन रेट स्लो हो रहा है, या 3 विकेट गिर गए तो रन रेट स्लो हो रहा है। वो उसी रफ्तार से चलते ही चले जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड अब एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। वो 2014-15 का एरा चला गया है जहाँ पे इंग्लैंड 4 साढ़े 4 का रन रेट मेंटेन करती थी। वो टेस्ट में आज के डेट में 5 साढ़े 5 6 का रन रेट मेंटेन करती है। तो टेस्ट में तो वनडे में तो वो ऑलमोस्ट 6.5 7 का जाएगी ही जाएगी। जेसन रॉय का फॉर्म थोड़ा सा खराब लग रहा है मुझे। अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो इंग्लैंड डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हो जाएगी। बेयरस्टो का मैं नहीं कह सकता कि वो किस तरह से खेलेंगे या क्या खेलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट में तो चौथे पाँचवें नंबर पे आते थे, या वनडे में उन्हें ओपनिंग करना होगा, और ओपनिंग इज़ नॉट ए इजी जॉब, स्पेशली बुमराह और सामी के सामने। बुमराह इंडियन ओपनिंग पेयर बुमराह एंड सामी की होगी। फर्स्ट चेंज मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा को आना चाहिए। सेकंड बॉलिंग चेंज आपके युजवेंद्र चहल होंगे या फिर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। पांड्या अगर खेल रहे हैं तो पांड्या को डेफिनेटली बॉलिंग 5 से 6 ओवर तो करने ही होंगे अपनी टीम को अच्छे पोजीशन पे लाने के लिए। तो इस तरीके से मैच होने वाली है। मैच बहुत ही मज़ेदार होगा और उम्मीद करते हैं बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। वन साइडेड ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आज की डेट में वन साइडेड मैच देखना कोई पसंद नहीं करता। एक कांटेदार मुकाबला होता है तभी देखने का मज़ा आता है। और जिस तरह से आज श्रीलंका ने परफॉर्म किया है तो पाकिस्तान टीम भी श्रीलंका में ही है, और वो भी आज का मैच देखी होंगी तो उनको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं हमें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी इस श्रीलंकन टीम को हराने के लिए। श्रीलंका ने उसी टीम को हराया है जिस टीम से पाकिस्तान अपने ही घर पे मैच हारी थी। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका एक बेटर टीम नज़र आ रही है, डेवलप टीम नज़र आ रही है, और उनको बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से क्रिकेट खेलना है, क्या खेलना है। पाकिस्तान आज के डेट में बहुत ही स्लो और बहुत ही अपना मतलब मुझे नहीं लगता कि खुल करके वो क्रिकेट खेल पा रहे हैं। वो हमेशा डर कर के या फिर अपना पोजीशन के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। कल का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही साथ जाते जाते बात करना चाहूँगा न्यूजीलैंड और आयरलैंड के मैच के बीच में। व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय टेक्टर को हार्दिक पांड्या ने अपना बैट भी गिफ्ट किया हुआ था, और वो उन्होंने कहा भी था कि ये आईपीएल मटेरियल हैं और इनको आईपीएल में डेफिनेटली आना चाहिए। हो सकता है कोई फ्रेंचाइज उनको पिक करे इस बार के ऑक्शन में, क्योंकि वो मुझे भी बहुत ही अट्रैक्टिव बैट्समैन लगे और
कोई भी बैट्समैन होता है, फ्लूक होता है तो एक मैच चलता है, 2 मैच चलता है, बट वो कंटिन्यूस अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए और कोई टीम उनको ज़रूर सिलेक्ट करेगी, क्योंकि वो पूरे मैच के लिए अवेलेबल होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई फ्रेंचाइज उन्हें ज़रूर पिक करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल का मैच के बाद जब हम लौटें तो इंडिया मैच जीते और हम एक अच्छे मूड के साथ या अच्छे एनालिसिस के साथ वापस आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वार्निंग को विराम देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।